हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फॉर यू। बच्चों, यहाँ हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले साल किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। हम अपनी तैयारी का बेस बच्चे बनाएंगे प्रीवियस ईयर में आए जितने भी क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का हो। जैसे फ़िलहाल हमारा एग्ज़ाम चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी, हम इसके सभी क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए। हमें पता है 28 दिसंबर से और मार्च तक ये पेपर चल रहे हैं, 2021 मार्च तक ये पेपर चल रहे हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी आज से ही ये होनी चाहिए, जितने भी क्वेश्चन पेपर पिछले कुछ सालों में हुए हैं सभी क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर दो। और जो डेली एनालिसिस चल रहा है, ठीक है, कहाँ चल रहा है बेटा? यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, यूट्यूब पे डेली एनालिसिस कर रहे हैं, अपने नए नए ट्रिक्स दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, आप लोगों को करना क्या है, उन लोगों के क्वेश्चन लाने हैं और अपने ट्रिक और अपने कंसेप्ट से सोल्व करने हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इजी टू सोल्व करेंगे किसी भी क्वेश्चन को बेटे। जैसे हम आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन पेपर लेते हैं, जो कि क्या 18 जनवरी 2017 की 17 में शिफ्ट 1 में हुआ था। तो अपने क्वेश्चन देखिए हम कैसे हम इजी से इजीएस्ट बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को इजी से इजीएस्ट कैसे बनाते हैं बेटा, यही ट्रिक सीखनी है आपको। पहला क्वेश्चन आया आपका ने 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपये तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपये की जमा राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान दर होने पर कुल 2,400 रुपये का ब्याज राशि प्राप्त होती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं 4 की गुना 5 में करो या 5 की गुना 4 में करो तो इक्वली वैल्यू आनी है 20। ठीक है, हम अगर जो एसआई के फॉर्मूले पे जाएंगे ना बेटा, एसआई का जो फॉर्मूला होता है, मतलब एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। P क्या है? प्रिंसिपल, R क्या है? रेट ऑफ परसेंट, और T क्या है? तुम्हारा टाइम। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है वहाँ? हमको दिए गए हैं दो वैल्यू दी गई है, एक 5 साल के लिए, एक 4 साल के लिए। ठीक है, लेकिन क्या दोनों का टाइम भी डिफरेंट है, दोनों वैल्यू भी अलग है। जब हम इनमें देखेंगे PT दोनों का, यानी प्रिंसिपल इंटू टाइम, वो कितना आना है? 5 गुना 4 20,000 ये आया। और दूसरे का भी देखते हैं हम, तो 20,000 ही आया बच्चे। अब हमने देख लिया टोटल हुए 40,000 रुपये। ठीक है, तो उसे 40,000 रुपये ब्याज कितना मिला बच्चे? उसको 40,000 रुपये ब्याज मिला है 2,400 रुपये। तो यहाँ हमें 2,400 को ही बताना है। 2,400 40,000 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, यहाँ से आ गया हमारा 2,400 40,000 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, यही पूछा है हमसे। 4 जीरो सीधी सीधी गई, 4 छंग 24। ठीक है बेटा, 6% आ गया हमारा। कितना प्रतिशत आ गया? 6% आ गया। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन को इतना इजी बना लो कि वो अपना आंसर खुद दे जाए। बनाओगे कैसे? वो ट्रिक, वो कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आपके क्वेश्चन को इजी से इजीएस्ट बनाना है। अगला क्वेश्चन, दो पैंट 4 शर्ट एक का एक सेट, या एक पैंट प्लस 6 शर्ट का एक सेट का क्रय मूल्य 5,600 रुपये है। एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है। उसने 10 शर्ट 6,000 की बेच दी। प्रति शर्ट लाभ या हानि की ज्ञात कीजिए। अब मैं जानता हूँ 2 पैंट और 4 शर्ट का भी वैल्यू सेम है। ठीक है, 2 पैंट और 4 शर्ट की वैल्यू सेम है, यानी कितनी है? 5,600। और वही वैल्यू एक पैंट
6 शर्ट की है 5600। मेरे पास दो इक्वेशन आ गई बेटे। अब मैं इक्वेशन सोल्व करके इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लूँगा। उसने क्या करा है, जो हमें एक दी है 10 शर्ट उसने 6000 की बेच दी। ठीक है, कितने रुपीज़ की बेच दी? 6000 की। तो एक शर्ट की वैल्यू क्या है बच्चे? 600 रुपये। तो हमें यहाँ से एक शर्ट की वैल्यू निकालनी है, जिससे हम क्या है अपना प्रॉफिट और लॉस को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे कैसे? पैंट है, ठीक है, अगर जो इनमें से पैंट निकल जाए तो शर्ट की वैल्यू आ जाएगी। ये कितना हो गया? इसमें क्या करा हमने, इस इक्वेशन में 2 की गुना कर दी। तो ये कितना हो गया? 2p प्लस 6 दूनी 12 s इजिकल टू 2 गुना 5600 बेटा। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास दो। ये आ गई इक्वेशन। इन दो इक्वेशन में से एक को घटा दो। ठीक है, जैसे माइनस करते हैं तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, यानी इस 2p से इस 2p गया और 12 में 4 गए बेटे 8s माइनस का, और ये माइनस का 2 5600 में से एक 5600 घटा दिया तो एक ही तो 5600 बचा बेटे। ठीक है, तो ये माइनस का एक 5600 आ गया। तो एक शर्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 8 56। बेटा कितना डिफरेंस आ रहा है एक शर्ट की वैल्यू में? मुझे पता है 100 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, वो भी किस में जा रहा है? लॉस में। 700 की चीज़ गई है 600 में, समझे? 700 की चीज़ 600 में गई है, 100 रुपये का लॉस आया है इसमें। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखो टाइम ही मैन है और अपनी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सोल्व किया जाए। अब जैसे क्वेश्चन आया, एक वस्तु को 9% लाभ तथा 7% लाभ पर बेचने से मूल्य में 190 रुपये का अंतर आ जाता है। वस्तु का क्रिया मूल्य बताइए। अब मैं जानता हूँ मेरे पास 100 रुपये का क्रिया मूल्य है। यदि 100 की चीज़ मैंने 109 में बेच दी और दूसरा क्या उसने 100 की चीज़ पे 107 की बेच दी, 2 लाख % आ गए ना बच्चे। अब यहाँ से जो 2 निकला है, इनका जो अंतर आया 2, और यही किसके बराबर है? ये है 190 के बराबर। एक कितना हो गया बच्चे? एक हो गया आपका 95 और 100 हो गया आपका 9500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेलगाड़ी पी बिंदु ए से प्रातः 10 बजे चलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से एक सीधे ट्रैक पर 360 किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु बी पर पहुंचती है। रेलगाड़ी क्यों प्रातः 11 बजे बी से चलना प्रारंभ करती है और एक समान गति से बिंदु ए की ओर आती है? रेलगाड़ी पी को यह बिंदु बी से 120 किलोमीटर की दूरी पर पार करती है, तो रेलगाड़ी क्यों की चाल बताइए। ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये गाड़ी पी, ये गाड़ी क्यों। ठीक, इसकी गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है इसकी स्पीड? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड हमसे पूछी गई है, यही था क्वेश्चन। ये 11 बजे चलती है और ये 10 बजे चलती है। ठीक, यही था क्वेश्चन। जब ये पार कब करती है? जब ये यहाँ से 120 किलोमीटर चल लेती है, तब इनका क्रॉसिंग टाइम आता है। ठीक बच्चे, ये है ना क्रॉसिंग टाइम। अब मेरे को पता है यहाँ से इसको 11 बजे पहुँचा दिया मैंने। अब यहाँ जब ये 11 बजे आती है ट्रेन पी, तो वो 60 किलोमीटर की दूरी चल लेती है और पूरी डिस्टेंस कितनी थी बच्चे? 360। अब बच्ची कितनी दूरी? 300।
120 में मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ से दोनों जब एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो ये दोनों किस में मिल रही है, 120। क्यों से जब इतनी दूर रही है तो बेटा ये 300 में से 120 गई, कितनी डिस्टेंस चली है, ये 180 चली है। अब यहीं से मैं टाइम निकाल दूँगा, ठीक है। तो इसने टाइम कितना लिया है 180 चलने में, जानते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, यानी 3 घंटे इसने यहाँ से लिए हैं। अब ये भी तो 3 घंटे चली है, अब टाइम जब सेम हो गया तो ये 3 घंटे चली है, तो ये भी तो 3 घंटे चली है। तो 120 किलोमीटर को उसको 3 घंटे चलने में कितना टाइम लगता है बेटे, मैं जानता हूँ इसको 40 किलोमीटर प्रति घंटा लगता है। था क्वेश्चन में, क्वेश्चन सिर्फ लेंदी बनाया गया है, थोड़ा लंबा बनाया गया है, जिससे क्या है स्टूडेंट इसे पढ़ने से पहले ही छोड़ के आगे निकल जाए। इस क्वेश्चन में बेटे मुझे पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, और यही कॉन्सेप्ट क्लियर मैं आप लोगों की भी करा दूंगा, ठीक है। इसे जरा देखिए एक बार। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना केयरफुली, ठीक है। बार बार ये बात बोली जा रही है, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना, उसके बाद ही उस पर डिसीजन लेना है, करना है या छोड़ना है बेटे, ठीक। 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हैं। उन छात्रों की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण है। मैं जानता हूँ इसमें बॉय और गर्ल लिए हैं, ठीक है बेटे। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, टाइम ज़्यादा नहीं लगना। ये 1 है तो ये 2 है, यही बोला है, और ये 3 है तो 3 की वैल्यू दे दी है हमें 135। तो बेटा 1 की वैल्यू कितनी होगी, 45 थी या 135। तो ये कितना हो गया, जब 1 की वैल्यू 45 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 90, और 1 की वैल्यू कितनी होगी 45। अब उसने कहा है जो लड़के हैं वो 1/6 फेल हुए हैं, अब 1/6 इससे गया, और जो लड़कियां हैं वो 1/3 फेल हुई है। मुझे पता है यहाँ 15 लड़के फेल हुए, क्योंकि 15 छिक्का 90 है, 15 तिया 45। तो बेटा यहाँ 15 लड़कियां फेल हुई है, टोटल बच्चे कितने फेल हो गए, बच्चे फेल हुए हैं 30। जब बच्चे 30 फेल हुए हैं तो बच्चे कितने, मुझे पता है 135 में से 3 जाते हैं, तो 105 बच्चे जो है ये क्या हुए हैं, पास। और इसी चीज को हमसे प्रतिशत में पूछा गया है, तो 105 135 का कितना प्रतिशत है, ठीक है बेटे। अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा ना इसमें, कट करा, 15 सत्ते 105, 15 निम्मा 135, 700/9, और 9 से जैसे काटेंगे 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, यानी 7 भी अगला ही आना। तो यानी इसको कट करके हमने क्या कर लिया, एक वैल्यू इधर बढ़ा ली, ठीक है। कितने प्रतिशत, ठीक है बेटे। आया समझ में कैसे करा। छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि 90 रुपये का अंकित मूल्य की एक किताब 76 रुपये में बेची गई है इस क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं। 90 की चीज 76 में बेच दी हमने, तो कितना डिफरेंस आया 90 और 76 में, 90 और 76 में कितना डिफरेंस आया बेटे। अगर ये 80 होता तो 10 का डिफरेंस, लेकिन ये 80 से कितने कम है, 80 से 4 कम है, यानी कितने का डिफरेंस आ गया, 14 का डिफरेंस आ गया। अब 14 90 का कितना प्रतिशत है, सिर्फ ये निकालना है हमें। 14 90 का कितना प्रतिशत है, सिर्फ ये निकालना है। करते हैं, कैसे कराया मैंने, ये 90 है,
90 की चीज़ 76 में बिक गई। मैं जानता हूँ इनका डिफरेंस 14 है। अब 14 90 का कितना प्रतिशत है बेटे, ये मेरे को निकालना है। एक गया, 140 को 90 से डिवाइड करेंगे हम। मैं जानता हूँ 9 1 कम 9, 9 और 5 14 होता है ना, 5 उधर गया 50, 9 पंजे 45, 5 के साथ 0 लगी, 9 पंजे 45। ये चलती रहेगी, तो इसे मैं कहाँ स्टॉप कर दूंगा, 2 नंबर्स पे 5.6%। बेटे इस क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, इस क्वेश्चन में पूछा गया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए। देखो सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए सर्कल की परिधि का, यानी वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है बच्चे। अब यहाँ r की दो वैल्यू आई हैं, r की दो वैल्यू आई है, एक तो 14 है, एक में 14 + 7 यानी एक 21 है। ठीक है, r की दो वैल्यू आई है, एक 14 आई है और दूसरी वैल्यू क्या है बेटा 21। अब मैं जानता हूँ ये वैल्यू, जैसे तुम्हारा r1 r2 पे लिया, ये कितनी वैल्यू होगी, 14 दूनी 28 पाई। दूसरा क्या देखते हैं, 21 दूनी 44, 21 दूनी 42 पाई। बेटा डिफरेंस कितना आया, 14 पाई का डिफरेंस आया। अब यही अपना आंसर है। यदि हमें पाई की वैल्यू दी गई है उसमें, तो पाई की वैल्यू रख दीजिए। पाई की वैल्यू होती है बेटा पाई से बटे 7 गुना 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44। कितने की वृद्धि हुई है, 44 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है उसमें। कितने की वृद्धि हुई है, 44 सेंटीमीटर की। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था क्वेश्चन में कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, आपको पता भी नहीं चलेगी कब क्वेश्चन करने की स्पीड बढ़ जाएगी बच्चे। दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 42 है। मैं जानता हूँ धनात्मक पूर्णांक है कोई, मैं मान लिया भाई ठीक है, ये a है और ये b है, इसकी जो वैल्यू है ये प्लस में दे दी 42। आगे क्या बोला दोबारा, और उनका अंतर 4 है, अंतर 4 है, उनका गुणनफल ज्ञात करो। अब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो बेटा इन्हें देखते ही क्वेश्चन को सोल्व कर देना। ठीक है, जैसे ही हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है, दूसरी वैल्यू खुद निकल के आ जाएगी। मैं जानता हूँ ये b दोनों तरफ से जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 में से दूसरे का माइनस कर दी, तो यानी क्या तुम्हारा 2a = 42 और 4 46। जब a की वैल्यू हमारी कितने है, 46 कितना है, 23 गुना 2 है यानी 23। a की वैल्यू 23 आ गई, तो बेटा ये 23 हो गए 4, 23 में से 4 गए, b की वैल्यू आ गई 19। ठीक है, अब हमसे a भी पूछा है। ठीक है, 23 गुना 19। बेटा या तो इसे तोड़ के गुना करो। ठीक है, या तो 19 का या 23 का पहाड़ा याद हो। अब हमें पहाड़े तो याद नहीं है, पहाड़े याद नहीं है ना, तो मैं क्या करूँगा यहाँ, यदि मैं इसे डिजिट सम से करूँगा, मैं डिजिट सम से इसे इतना ईजी बना दूँगा कि इस क्वेश्चन को गुना करने की जरूरत ही नहीं है। 2 और 3 5, 9 और 1 10, 1 और 1 1 0 1। ठीक है, 5 गुना 1 कितना आ गया 5। अब मैं देखूँगा, ठीक है, अब मैं देखूँगा जो आंसर हमें दिए गए हैं किसका डिजिट सम 5। मेरे पास 4 ऑप्शन है, मेरे को दिख रहा है 7 3 10 6 16, 6 और 1 7 हो जाएगा बेटे, पहला ऑप्शन कट। दूसरा दिया 4 से 2, 4 2 6 कट। तीसरा दिया 4 1 5, 5 और 6 11, 11 11 का कितना हुआ 1 और 1 2,
कट। तीसरा कितना दिया बेटा, मैं चेक करूंगा भी नहीं और आंसर लगा दूंगा। चेक करूंगा भी नहीं और आंसर लगा दूंगा। मैं जानता हूं इसका आंसर 437 है। मैं जानता हूं इसका आंसर 437 है। देख लो इसका डिजिट सम कितना आता है। 7 3 10 और 4 14, 4 और 1 5। जितना इसका है इतना इसका। ठीक है बेटे, देखो डिजिट सम का कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। धीरे धीरे क्वेश्चंस में जैसे आप अप्लाई करते जाएंगे, डिजिट सम को अच्छे से समझ जाएंगे कि गुना हमें करनी नहीं है। ठीक है, जब इजी गुना हो तो डिजिट सम की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ हम लास्ट डिजिट भी चेक कर सकते हैं, 9 या 27, जिसके लास्ट में 7 है वही अपना आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संख्या का 3/5, कोई संख्या है उसका 3/5। आगे क्या बोला, एक संख्या का 3/5 का 2/3, इसका भी 2/3 का 2/3 42 है। आगे क्या बोला, उस संख्या का 1/3 बताओ। अब जो हमारा x निकल के आएगा इसका भी हमें 1/3 बताना है। ठीक है, समझे क्वेश्चन क्या था। मैं इसे कैसे करूँगा, मैं इसे बहुत इजी तरीके से कर दूँगा। ठीक है, पहले क्या, 3 से 3 गया, 2 से 21, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20 पंजे 100, और कितना आगे गया है, 1 आगे गया है, तो 1 गुणा 5, तो 100 और 5 कितना हो गया बेटा 105। x की वैल्यू कितनी आ गई 105। ठीक है, देखो हमें वैल्यू तोड़ के जब हम गुना करेंगे ना तो बहुत आसान होगा हमें। ठीक है, कैसे गुना करिए हमने, इसको क्या लिख लिया मैंने, 20 प्लस 1, 20 पंजे 100 प्लस 5 105। ठीक है, जब भी हम गुना तोड़ के करेंगे तो हमें बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चंस के कैलकुलेशन को बहुत मिनिमम कर देंगे हम। जैसे हमें पता लगा ये 105 हो गया और इसका भी 1/3% निकलना है, तो बेटे ये वैल्यू कितनी आएगी, 3 3 9, 3 पंजे 15। कितनी वैल्यू आई है 35। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य मतलब कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या होता है, जिन दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो, जिन दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो वो क्या होती है, हमारी कोप्राइम नंबर होते हैं। अब मेरे पास 4 वैल्यू दी गई है, क्वेश्चन में दिख रहा है 12 7, 12 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है। पहले ही आंसर बेटा लगा के आगे निकल जाओ, देखने की जरूरत ही नहीं है आगे की। फिर भी चेक करना चाहते हो तो ठीक है, लगाओ टाइम, 21 42। ठीक है, 12 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। सो 1 को मानो या ना मानो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे क्या बोला हमने, 21 और 42 में कितना कॉमन है, 21 और 42 में 21 कॉमन है। आगे क्या बोला, 43 और 139 में कितना कॉमन है, 43 और 129 में क्या है, 43 कॉमन है। आगे क्या बोला, 3 और 9 में कितना कॉमन है, 3 और 9 में 3 कॉमन है। मुझे क्या दिखा, जिसमें 1 कॉमन आया है वही हमारा आंसर है, यानी ये हमारा आंसर है। ठीक है, मैंने क्या बोला, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। अब कुछ भी को हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 गुना 1 तो सब में ही होता भी। ठीक है, कोई वैल्यू है उसमें 1 की गुना कर दो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है ना। तो जिसमें सिर्फ 1 कॉमन हो वो वैल्यू क्या है, हमारी कोप्राइम नंबर है। अब आया अगला क्वेश्चन, एक फल के 8 डब्बे हैं, एक फल के 8 डिब्बे 9600 रुपये में खरीदे जाते हैं
5 डब्बे 10% लाभ पे बेचे जाते हैं तथा 3 डब्बे 10% की हानि पर बेचे जाते हैं। तो शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सपोज उसने 8 डब्बे 800 के लिए है। सपोज उसने 8 डब्बे 800 के लिए हैं। बेटा कमज़ोर बनाना क्वेश्चंस को, ठीक है। अब मैं जानता हूँ एक डब्बे की वैल्यू क्या होगी। एक डब्बे की वैल्यू होगी बेटा 100 रुपये। एक डब्बा उसने 100 रुपये में ख़रीदा है, ठीक, समझे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। एक डब्बा उसने 100 रुपये में ख़रीदा है। अब वो बोलता है 5 डब्बे उसने कितने 10% लाभ पे, ठीक है। तो 10% लाभ पे यानी कितने का बेच दिया, 110 का बेच दिया। एक डब्बा उसने 110 का, 5 डब्बे कितने के बेचे बेटा, उसने बेच दिए 5500। 3 डब्बे जो होते हैं उसने कितने का वो लिया लॉस, 3 डब्बे को लिए 10% लॉस पे बिका। तो बेटा ये कितने के बेच दिए, 2700 के। कितना आ रहा है अमाउंट ये, ठीक है। ये अमाउंट कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमें पता है 7 5 12 का 2 का 5 3 8 820, यही आ रहा है, ठीक है। यहाँ मुझे पता लग गया 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब चाहे मैं इस 20 रुपये को प्रतिशत में निकाल लूँ, कितने पे निकलेगा बेटा, 800 पे। यानी मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2.5% का प्रॉफिट हुआ है। देखो 96 का कुछ था इसमें। अगर जो 9600 रख भी लेते हैं हम, 800 की वैल्यू 9600 रख भी लेते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। तब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। 800 की वैल्यू यदि हम 9600 रख भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन हमें क्या है, क्वेश्चंस को इजी से ईजीएस्ट बनाना है। हमारा आंसर यहीं आ गया। कितना प्रतिशत है बेटा, 2.5% प्रॉफिट, ठीक है। कुछ बच्चे माइंड लगाएंगे, जी सर 9600 दे रखा है, 9600 का क्या काम है, क्या लेना 9600 से। जब प्रतिशत में बोला गया है तो ऊपर से नीचे कटना ही कटना है, कुछ भी गुना में हो, ठीक है। ये मान लिया ये कितना गुना है, ये अगर जो 9600 था, ठीक है बच्चे। अगर जो मैंने 800 को 9600 मान लिया, 800 को 9600 मान लिया, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 12। ये भी 12 गुना हो गया, ठीक है। ये भी 12 गुना हो गया, ठीक। अब यहाँ भी 12 गुना कर दो और यहाँ भी 12 गुना कर दो, कोई फ़र्क पड़ेगा, ऊपर नीचे से तो कटना ही है, कोई फ़र्क पड़ेगा। इसलिए 9600 का इसमें हमने कोई काम नहीं लिया, ठीक। यदि हमसे सिंगल पूछता कितने रुपए बचे हैं, तब हमें 9600 रखना पड़ता है बेटे। जब हमसे पूछता कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, अगर जो रुपीस में आता है तो हमें रखना पड़ता है। जैसे ही हमें प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत में ज्ञात करना है तो हमें 9600 की कोई ज़रूरत नहीं है और हमें इतना कैलकुलेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं। बेटे अगले क्वेश्चन में बोला गया है एक नाव की देखो नाव का क्वेश्चन कभी भी आता ना बेटे, ये 4 चीज़ तो लिख लो, एक्स वाई एस बी एस सी, ठीक है। एक्स क्या है, अनुकूल, वाई क्या है, प्रतिकूल, एस बी क्या है, शांत जल, और एस सी क्या है, धारा की चाल। ये 4 चीज़ हमने लिखनी है। अब कुछ भी बोलता है इनमें रखनी है। और ये हम जानते हैं एक्स इजिकल टू कितना होता है, एस बी प्लस एस सी, वाई इजिकल टू कितना होता है, एस बी माइनस एस सी, समझे। ये चारों चीज़ें जैसी हमें पता लग जाती है, क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से सोल्व कर देंगे। वैल्यू रखनी है बेटा सिर्फ इसमें। एक नाव स्थिर जल में
इस त्रिज्या की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या बोलता है, तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे मुझे ये पता लग गया x इजिकल टू क्या था, एस बी प्लस एस सी, 12 3 15, ये कितना होगा, 12 में से 3 गए 9। आगे क्या बोलता है, एक व्यक्ति नाव से धारा के प्रतिकूल होता है बेटे, उसके विपरीत, ठीक है, धारा के विपरीत 135 किलोमीटर जाता है। ठीक है, ये क्या है, 135 किलोमीटर जाता है। चाल कितनी थी उसकी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी टाइम कितना लेगा, 135/9 यानी 15 घंटे लेगा। उसने क्या बोला अब उनसे, अगर वो धारा के अनुकूल वापस आए, डिस्टेंस तो कितना रहेगा बेटा, 135 ही रहेगा, अनुकूल में जाना है। ठीक है, तो 15 निम्मा 135, कितना टाइम हो गया, 9 ये रहा, 15 ये रहा। अगर जो ये 10 होता तो 25 हो जाता, लेकिन ये 9 है, 25 में से 1 गया, 24 घंटे में वो आना जाना कर लेगा, धारा के अनुकूल भी और धारा के प्रतिकूल भी, ये 24 घंटे में कर लेगा। कितना टाइम लगा बेटा, यही क्वेश्चंस को मैंने बताया ना, इजी से इजीएस्ट बनाकर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया मैं, 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करती हैं। 10 मेल हैं, 5 फीमेल हैं, और ये दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करती है बेटा, 60 दिन में करती है। काम कितना, 1। आगे क्या बोलता हो, यदि एक पुरुष 2 महिलाओं के बराबर है, अब जो पुरुष है वो 2 फीमेल के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ दे दिया मैं, मेल जो है 2 फीमेल के बराबर है, तो 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं उस कार्य का आधे भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। 5 मेल दे दिए प्लस 20 फीमेल दे दिए। अब इनसे ये दिन पूछ लिया हमने, दिन को क्या लिख लिया बेटा, डी, और कितना काम करेंगी, 1/2। जैसे ही हमें पता लग गया मेल फीमेल आ गए हैं, या तो मेल में कन्वर्ट करना है या फीमेल में कन्वर्ट करना, मैं जानता हूँ इसे मेल में कन्वर्ट करना, फीमेल में कन्वर्ट करना आसान होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेल जो है आधा है, मेल आधा है। अब यहाँ इसको कितना लिख सकता हूँ बेटा मैं, 2 गुना है ना फीमेल, तो इसको 20 फीमेल लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 गुना है, इसको 5 दूनी 10 फीमेल लिख सकता हूँ। इजी हो गया, 20 25 गुना 60/1 इजिकल टू, ये कितना हो गया, 30 गुना D/1/2। मुझे पता है ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 60 गुना D। इस 60 से ये 60 जाएगा, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, 25 दिन। ठीक है, कितने दिनों में कर लेगा वो, 25 दिनों में। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेटा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगला, के तथा एल एक काम को अकेले 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे 5 दिन तक एक साथ काम करके चले जाते हैं। काम के अपूर्ण भाग की गणना कीजिए। अब मुझे दिया है के और एल ये ना, के और एल, तो कितने कितने दिन में काम खत्म कर सकते हैं। ये 15 में, ये 20 में। मैं जानता हूँ इनका एलसीएम कितना है, 60। 15 चौका 60, 20 दिया 60, यानी ये दोनों यदि मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम निपटा देंगे बेटा, 7। अब ये क्या कह रहा है, इसने 5 दिन तक काम करा, तो यानी इन्होंने काम कितना निपटा दिया, 35।
पर यहाँ 5 के गुना कर तो वहाँ भी 5 का गुना कर दिया। अब उन्होंने काम जब 35 कर दिया तो काम कितना बच गया, मुझे पता है 35 में से 25 गए, 60 में से 35 गए, 25 काम बच गया। अब 25 60 का कौन सा भाग है, ये बोला है हमसे। ये 5 पंजे 25, 12 पंजे 60, 5/12 भाग बच गया। ठीक है बेटा, काम कितना बचा है, 5/12 भाग। अब बच्चे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या काम से, एक व्यक्ति ऋण अदाई के लिए प्रति महीने 8,960 रुपये देता है, जो उसके मासिक वेतन का 28% है। उसका मासिक वेतन बताओ। है क्वेश्चन में कुछ सीधा सीधा बता दिया। 28% जो है वो किसके बराबर है, 8,960 के बराबर है। तो ये बोल दिया हमसे 28% जो है 8,960 के बराबर है। ठीक है, अब हमसे पूछा है 100 बताइए, 100% बताइए। 8,960 बटे 28 गुना 100। बेटा ये पूछा हमसे। अब मैं इसे डिजिट सम से 2 मिनट में कर दूंगा। मैं जानता हूँ इसका डिजिट सम कितना आना है। 8 और 2 10, नीचे का कितना हुआ, 1 आ गया। ठीक है, ऊपर भी मैं काटता हूँ, 8 से 14 5, जिसका डिजिट सम 5 है बेटा वही अपना आंसर है। ठीक है, पहला क्या था तुम्हारा, ए 9 9 और 1 10 और 1 11 11 7 18। ठीक है, 8 और 1 9 9 नहीं आना। 9 को क्या मानते हैं बेटा, डिजिट सम में हमेशा 0 मानते हैं, 0। अब बी देखा मैंने, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 9 तो 0 हो गया, नहीं है। अब देखा मैंने सी ऑप्शन, 9 2 11 11 और 2 13, तो यानी इसका 13 1 3 4 नहीं है। अब अगला, नहीं नहीं नहीं, गलत ऑप्शन देख लिए बच्चे। बच्चे ऑप्शन है ऊपर वाले। ठीक है, ऑप्शन क्या है इसके, 3400 2800 3 30,000 3200। ठीक, अब 3400 में कितना हुआ, 3 और 4 को जोड़ा। मेरे को पता था यार डिजिट सम मुझे कितना चाहिए। अगर जब मैं डीएस रूल पे काम करता हूँ तो मुझे डिजिट सम कितना चाहिए, ये हो जाएगा 8 और 2 10, 1 बचा नीचे, यहाँ से 9 गया, 8 से 14, 4 और 1 5, 1 5 गुना 1। मैं चाहता हूँ जो भी मेरे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, जिसका भी डिजिट सम 5 है वही अपना आंसर है। मैं क्यों इतना माइंड लगाऊंगा। पहले देखा मैंने 4 3 7 नहीं है, 8 और 2 10, 1 और 1 0, 1 आ गया, 3 आ गया। डी ऑप्शन में क्या है, 3 2 है। मैं जानता हूँ मेरा जो डी ऑप्शन है यही आंसर है, 32,000। कैसे करा, काट के देख लो बेटे, माइंड लगाना, जितना टाइम हो अपना टाइम खराब कर लो। अब टाइम खराब करते चलो, चलो भाई गुना भाग में फंसते हैं। पहले इसे 7 से काटेंगे, फिर 4 से काटेंगे, फिर इसे काट काट के टाइम खराब करेंगे अपना। 4 7 28, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 1 इधर गया, कुछ नहीं गया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 तिया 21, 1 इधर गया, 7 दूनी 14, 2 0 ही है, कितना आ गया, 32। क्वेश्चन करते रहेंगे ना तो डीएस रूल वगैरह ये सब तुम्हें समझ में आ जाएंगे। 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए तो कार्य कितने दिन पहले खत्म हो जाएगा। मुझसे बोला उसने, 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिन में करते हैं। यदि 15 की जगह ये इंसान 20 हो जाए तो काम कितने दिन में हो। 20 तिया 60, 15 तिया 45, यानी कितने दिन में कर लेंगे 20 आदमी काम, 45 दिन में। पहले कितने दिन में होता था, 60 दिन में। तो यानी कितने का डिफरेंस आया बच्चे इनके बीच में, 15 दिन का। कितने दिन पहले हो जाएगा, 15 दिन
पहले काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, कितने दिन पहले काम खत्म हो जाएगा बेटा? 45 पे मत छोड़ना, ऐसे पूरा क्वेश्चन पढ़ना। ठीक है, इसमें क्या बोला, कितने दिन पहले काम खत्म हो जाएगा, यानी 45, 60 में से 45 गए, 15 दिन पहले काम खत्म हो जाएगा। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला हमसे। अगले क्वेश्चन में बोला है, जमा की गई राशि 8500 रुपये की राशि का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 2040 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखो क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाओ, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, रेट प्रतिशत पूछा, 100 × I/PR/PT, फॉर्मूला लगा के आगे बढ़ जाओ। अब ये कितना तुम्हारा ब्याज कितना था, 2040 × 100 बटे कितना अमाउंट था, 8500। टाइम कितना था बेटे, 3। काटेंगे, कट जाएगा, 3 से काटा जाएगा, 3 × 6 = 18। ठीक है, 2 इधर गया, 3 × 8 = 24, 6 7 से डिजिट सम छोड़ो, ये 17 से कट जाएगा, 17 × 5 = 85, 17 × 4 = 68, 5 से काटा 8%।